अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दूसरा लेक्चर है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो लास्ट टाइम हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखी थी इंजीनियरिंग की। उसके बाद हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, और साथ में हमने चेक किया था कि डिफरेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग क्या है, हाउ दे आर रिलेटेड एंड अदर थिंग्स। तो अभी इंट्रोडक्शन ही चाह रहा है, जो दूसरा लेक्चर भी इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही है। तो इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर से हम सिलेबस पे आ जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथडोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं एमडीआई। एमडीआई का मतलब है मेक, डिज़ाइन, इनसाइट। मेक, डिज़ाइन, इनसाइट जो है ये एक टीचिंग पेडागॉजी है हमारे पास, जिससे बच्चे को रियलिटी में समझ आता है कि जो वो टॉपिक पढ़ रहा है, जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इसको रियलिटी में जो इंजीनियरिंग होती है इन रियल सेंस, उसके साथ लिंक अप कैसे हो। क्योंकि जो हम पढ़ते हो थियरी है, फिर उस थियरी को रियलिटी में हम कैसे लाएं, उसके लिए एमडीआई एक तरीका है। सो इसमें मेक क्या है, तो हम नॉर्मली कुछ एप्लीकेशंस लेते हैं ओवरऑल। तो 3 एप्लीकेशंस लेते हैं। एक एप्लीकेशन को हम सीधे उसका आउटपुट जो है वो होता है रियली इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट, जहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मिलता है तो आप उसमें बना लेते हैं प्रोडक्ट सीधे। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में आप प्रोडक्ट को बनाते ले, लेकिन आप जितने भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, और जो उसमें आपके पास कॉपी पेन से लेकर सॉफ्टवेयर बेस्ड डिज़ाइन है, वो सारा कर लेते हैं। और ये जो दोनों मेक और डिज़ाइन वाले होते हैं, दे आर लो लेवल। और एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी हम लेते हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, जिसका हम खाली इनसाइट प्रोवाइड करते हैं। तो इनसाइट जो हमारे पास होता है वो ये हो गया है कि ताकि आपको उसका पता चले कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती है कि हम उसको मेक कर सकें या डिज़ाइन कर सकें, लेकिन एटलीस्ट हमें पता चलता है कि उसमें हो क्या रहा है। सो यही 3 जो एमडीआई है, ये हमारा गोल भी रहता है। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, तो हमने कोई गोल सेट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा गोल है वो क्या होगा, वो हमारे वो 3 एप्लीकेशंस हैं जो हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होंगे, और जो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करने होंगे इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे जो हमने मेक के लिए लिया है वो है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। जिसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो होगी जिसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन जो होगी वो होगी आपके मोबाइल फ़ोन चार्जर में। इसका मतलब ये होगा कि एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज you should be able to make a mobile phone charger or a regulated power supply fully with all the designs and insights. उसके बाद जो डिज़ाइन आएगा, डिज़ाइन में हमने रखा है ग्रीन टेक्नोलॉजी को चूज़ किया है, ग्रीन टेक को। और उस ग्रीन टेक में हमने एक टेक्नोलॉजी को लिया है जिसको हम बोलते हैं पीवी सिस्टम्स, एसपीवी सिस्टम्स। सो एसपीवी सिस्टम हो गया सोलर फोटो वोल्टेक सिस्टम, सोलर पीवी सिस्टम ये भी बोलते हैं, नॉर्मली वही बोलते हैं सोलर पीवी सिस्टम। जो सोलर पैनल्स हम लगाते हैं, फिर वो जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें जो हमारे पास आउटपुट निकलता है, वोल्टेज और करंट्स, हम उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको स्टोर कैसे करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, फिर उसको स्मार्ट कैसे बनाते हैं, तो मैक्सिमम पावर कैसे लाते हैं, उस सब का जो डिस्कशन है वो इसमें होगा। तो यहाँ पे हमें इसको डिज़ाइन करना होगा।
मेक नहीं करना होगा। और लास्ट में हमारे पास इनसाइड, इनसाइड जो हमारा होगा वो सिंपली होगा एनाटमी ऑफ ए मोबाइल फोन। यानी एक मोबाइल फ़ोन जो हमारे पास होता है, चाहे वो 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, तो वो मोबाइल फ़ोन जो है वो काम कैसे करता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आपको एक इंसाइट मिले कि जो हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और ताकि आप मोटिवेट हो जाए अपने गोल से रिलेटेड। तो ये 3 हमारे पास गोल्स होंगे। तो इन गोल्स के इर्द गिर्द हमें घूमना है और ऐसे हमने इनको चला के अपने सिलेबस की कवरेज देनी है। ओके, तो हम पहले मेक में जाते हैं। तो हमारे पास रेगुलेटर पावर सप्लाई है। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा पहले इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, ताकि हमारे दिमाग में ये पहले रच बसे कि हमें आगे कैसे जाना है। सो रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है ये क्या है? सो रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा पावर सप्लाई। ठीक, पावर सप्लाई अगर ब्लैक बॉक्स के हिसाब से देखें तो ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे प्रोडक्ट के लिए या जो डिवाइस हमारा होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज और एक पर्टिकुलर करंट प्रोवाइड कर सकता है। और ये जो वोल्टेज है ये हो सकती है अल्टरनेटिंग विद AC, और ये हो सकती है DC। सेम वे करंट विल बी AC और DC। तो एक्चुअली ये प्रोडक्ट और डिवाइस पे ही डिपेंड करता है कि आपको जो करंट और वोल्टेज स्पेसिफिकेशंस है उसकी वो क्या है, और वो जो डिलीवर कर रहा है आपके पास वो डिवाइस, उसको पावर सप्लाई कहते हैं। तो आपके पास जो पावर सप्लाई है, अगर दूसरे तरीके से देखें, ये आपके पास एक इंटरफेस है बिटवीन योर पावर सोर्स एंड योर प्रोडक्ट। सो आपकी पावर सोर्स और जो आपका प्रोडक्ट है या डिवाइस है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका LED बल्ब, जो जो चीज़ें आपके इलेक्ट्रिकल डोमेन में चलते हैं, जो जिनके लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए होती है, तो वो हो गए प्रोडक्ट्स और डिवाइसेस। और पावर सोर्स जो यहाँ हो गए, जो जहाँ से हम पावर असल में लेते हैं। आपके पास बहुत सारे पावर सोर्सेज होते हैं, लाइक आपके पास मेंस है जो आपके पास AC पावर सोर्स है, आपके पास बैटरीज हैं जो आपके पास प्राइमरी DC पावर सोर्स है। तो जो मेंस है, जो बैटरी है, जो पावर सोर्सेज हैं, वहाँ से पावर लेना और प्रोवाइड करना आपके प्रोडक्ट को। बीच में जो इंटरफेस है जो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि पर्टिकुलर वोल्टेज और पर्टिकुलर करंट जो है वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ इसको, ताकि अच्छे से चले, फ्रूटफुल होगा इसका आउटपुट, तो उसको हम बोलते हैं कि दैट इज़ अ पावर सप्लाई। अब इस पावर सप्लाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है जबकि हमारे पास पावर सोर्स ऑलरेडी है? मसला वही है जो मैंने अभी बोला कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो 2 तरीके की है, कि आपके पास जो ये प्रोडक्ट है या डिवाइस है, ये इसको हम टेक्निकली लोड कहते हैं, कॉल इट लोड। और ये जो लोड है, ये लोड 2 तरीके का हो सकता है, AC लोड और DC लोड। अच्छा, अगर ये AC लोड है तो इसका मतलब इसमें जो वोल्टेज आएगी वो भी AC होगी, जो करंट लेगा वो इसी तरीके से होगी। इसी तरीके से अगर ये DC लोड है तो इसमें वोल्टेज जो जानी चाहिए वो DC जानी चाहिए। और यहाँ से जो हमने अभी भी देखा पावर सोर्स, वो भी या तो AC हो सकता है या DC हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कुछ कम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस बनती है। तो कैसे चलेगा? मीन्स हमारे पास एक साइड से AC है और ये सोर्स है, या ये DC है।
और यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट या डिवाइस है वो भी या तो AC होगा या DC होगा। अब जो हमें सोर्स यहाँ पे AC प्राइमरी सोर्स है, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ AC है, लेकिन प्राइमरी सोर्स जो AC का है वो हमारा मेन्स है। और हम जब भी मेंस बोलते हैं तो हम बोलते हैं हमारे पास 220 वोल्ट AC का मेंस आता है। इसी तरीके से जो हमारे पास DC है तो हमारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ DC दैट इज बैटरी। जो हमारे पास बैटरीज अवेलेबल है नॉर्मली वो होती है 12 वोल्ट की। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, आपके पास मीन्स डिफरेंट हो सकता है। लाइक US की बात करें तो 110 वोल्ट होता है। सेम अगर बैटरीज देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी तो आपके पास 11.1 वोल्ट भी बैटरी होती है, आपके पास 3.7 वोल्ट भी बैटरी होती है, आपके पास 1.5 वोल्ट भी बैटरी होती है, आपके पास 1.2 वोल्ट की सेल भी होती है। डिफरेंट वोल्टेज होते हैं मगर जनरली स्पीकिंग हमारे पास 12 वोल्ट की नॉर्मली बैटरीज होती हैं और 220 वोल्ट का हमारा मेन्स होता है। अच्छा, जो हमारे पास यहाँ से डिवाइसेस हैं जिनको हमें सप्लाई देना है वो किस AC या DC पे चलते हैं, अगेन वेरीड। आपके पास कोई लोड ऐसा हो सकता है जो 220 वोल्ट पे चलेगा, कोई ऐसा हो सकता है जो 2200 वोल्ट पे चलेगा, कोई ऐसा हो सकता है जो खाली 60 वोल्ट AC पे चलेगा। इट कैन बी डिफरेंट। सेम भी जो आपके पास DC है उसमें आपके पास हो सकता है कोई 12 पे चलेगा, कोई 9 पे चलेगा, कोई 5 पे चलेगा, कोई 3.3 पे चलेगा, कोई 1.5 पे चलेगा। डिफरेंट वोल्टेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि you can have sources as AC and DC, that is means and battery, and you can have varied products और डिवाइसेज जिनको आपको सप्लाई प्रोवाइड करनी है और उनमें डिफरेंट वोल्टेज और करंट्स हो सकती हैं। तो हमारे पास 4 तरीके बन सकते हैं। मींस आपका जो सप्लाई है वो AC है और आप जो देना चाहते हैं वो AC को देना चाहते हैं। दैट मीन्स आपका जो डिवाइस है, प्रोडक्ट है, वो भी AC है। या ये हो सकता है कि आप पावर ले रहे हो AC से, मेन से, लेकिन आप जिसको देना चाहते हैं यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है वो DC है। सेम वे हो सकता है कि आपके पास बैटरी DC है यानी सोर्स DC है, लेकिन आपका जो लोड है वो AC है। और लास्ट में आपके पास बैटरी DC है और आपका जो लोड है वो भी DC है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपके पास लोड है और यहाँ से आपके पास सोर्स है। सो लोड को एक तरीके की वोल्टेज चाहिए AC या DC और यहाँ से सोर्स डिफरेंट तरीके से दे रहा है। सो ऑब्वियसली आपको एक इंटरफेस होना चाहिए बीच में जो आपकी कन्वर्जेंस करके देगा ताकि लोड को बराबर वही वोल्टेज और करंट मिले जो उसको चाहिए, और उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ये बीच वाला डिवाइस चाहिए जिसको आप बोलते हैं पावर सप्लाई। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ सिंपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है। मोबाइल फ़ोन के चार्जर में क्या है, मोबाइल फ़ोन के चार्जर में आपके पास यहाँ से जो AC आउटलेट होता है वो मेंस है, ये 220 वोल्ट मेंस। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है वो है मोबाइल फ़ोन। सो मोबाइल फ़ोन जो है वो चार्ज होता है 5 वोल्ट पे। ठीक, तो वोल्टेज की बात की, करंट भी लिखें, लेट अस सपोज एट द रेट ऑफ 1000 मिली एम्पियर्स। तो अब आप डायरेक्टली मीन्स तो नहीं दे सकते हो मोबाइल फ़ोन को, तो आपको बीच में पावर सप्लाई चाहिए। वो क्या करेगा, वो मीन्स 220 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा जो कि AC में है इंटू DC 5 वोल्ट्स ताकि आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास जो पावर सप्लाई बीच में उसने क्या काम किया, इट कन्वर्ट्स योर अल्टरनेटिव करंट डायरेक्ट करंट मीन्स AC को DC में कन्वर्ट किया।
और फिर परफेक्ट वोल्टेज बनाई यहाँ पे जो चाहिए आपको 5 वोल्ट, और यहाँ से आपको मिल रहे थे 220 वोल्ट। मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल है कार। कार में आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो आपके बैटरी पे चलते हैं। जैसे आपके पास विंडशील्ड मोटर को चलाना है, जो पानी फेंकता है और वहाँ पे उसको साफ करता है विंडशील्ड को, वो चलता है 12 वोल्ट पे। आपके पास है EMU या ECU जो गाड़ी में होता है, उसमें जो डिफरेंट डिवाइसेस लगा के होते हैं वो डिफरेंट वोल्टेज पे चलते हैं। आधे 5 वोल्ट पे चलते हैं, आधे 3.3 वोल्ट पे चलते हैं, आधे 9 वोल्ट पे चलते हैं। आपकी गाड़ी में फॉर एग्जांपल लगा के है बल्ब हेडलाइट्स में, वो 24 वोल्ट पे चलते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉट नेसेसरी ऑन 24 वोल्ट, और 12 पे भी हो सकते हैं, 24 पे भी हो सकते हैं। तो लेकिन कार में जो आपके पास इन सब के लिए जो सप्लाई आती है दैट कम्स फ्रॉम द कार बैटरी। और कार बैटरी जो होती है वो 12 वोल्ट की होती है। तो इसका मतलब, और वो डीसी है, तो इसका मतलब जो सोर्स आपका है वो डीसी है, और जो आपके पास लोड है वो भी पूरा डीसी है। लेकिन डीसी में क्या है, डिफरेंट वोल्टेज है, कभी 12 वोल्ट है, कभी 5 वोल्ट है, कभी 3.3 वोल्ट है, कभी 9 वोल्ट है, कभी 24 वोल्ट है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, आपको करना पड़ा डीसी टू डीसी कन्वर्जन। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। जहां पे आपके पास सोर्स जो है वो बैटरी है, लेकिन आपके पास जो लोड है वो एसी है। लेट अस सपोज एन एसी फैन, जो आपके पास फैन होते हैं वो एसी पे चलते हैं, लेकिन चलाना किस पे, चलाना बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी। सो लोड आपका एसी है, सो यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस 12 वोल्ट टू दिस 220 वोल्ट। जो आपका काम घर पे नॉर्मली जब आप इन्वर्टर ऑन करते हैं और आपका मेंस चला जाता है, जो इन्वर्टर में सप्लाई आ जाती है दैट कम्स फ्रॉम अ 12 वोल्ट बैटरी। सो यू सिंपली कन्वर्ट दैट 12 वोल्ट डीसी इनटू 220 वोल्ट एसी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, डीसी टू एसी कन्वर्जन। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आपके पास, और एक एग्जांपल देते हैं जहाँ पे आपके पास एसी होगा, यू नीड टू कन्वर्ट दैट एसी। तो लेट अस सपोज आपके पास जो एसी आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहा है, लेकिन जो आपका डिवाइस है वो 110 पे ही चलता है। सो यू नीड ए कन्वर्टर दैट विल कन्वर्ट दिस 220 वोल्ट टू 110 वोल्ट। ये नॉर्मली लगता है जब आप कभी लाते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाहर से, फॉर एग्जाम्पल यूएस से, वहाँ पे जो भी चीज़ें चलती हैं 110 वोल्ट पे चलती हैं, और यहाँ से आप यहाँ पे चलते 220 वोल्ट पे चलाते हैं। सो यू नीड ए कन्वर्जन। सो आपको एक कन्वर्टर होता है दैट विल कन्वर्ट दिस 220 वोल्ट्स टू 110 वोल्ट्स एसी, बोथ एसी। यहाँ पे आपके पास एसी टू एसी कन्वर्जन होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रोज़मर्रा की, जहाँ पे आपका पावर सोर्स एक तरीके का है और जो आपके पास लोड है वो दूसरे तरीके का है। तो अगर हम इसको सम अप करेंगे तो क्या बनेगा, तो सम अप करने के लिए आपके पास ये सोर्स साइड है और ये लोड साइड है। सो अगर आप नॉर्मल जो इस्तेलाह हमारे पास है वो ये है कि अगर आपके पास सोर्स है एसी और आपका लोड एसी है, सो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम एसी टू एसी, दिस थिंग इज नॉर्मली कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके लिए जो डिवाइसेस लगते हैं, मैक्सिमली जो इस्तेमाल होते हैं डिवाइसेस, वो हमारे पास हैं ट्रांसफार्मर्स। आपने पढ़ा होगा इससे पहले भी। ट्रांसफार्मर जो है वो एसी में वोल्टेज और करंट्स को
ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई, डिपेंड्स। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आपके पास और एक डिवाइस होता है जहाँ पे एसी और एसी कन्वर्जन होता है, उनको हम बोलते हैं साइक्लो कन्वर्टर्स। जहाँ पे नॉर्मली हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन करते हैं, वहाँ से भी एसी, यहाँ से भी एसी। सो यू नीड टू कन्वर्ट इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एसी में एक मेन पार्ट होता है, मेन पैरामीटर होता है फ्रीक्वेंसी का। तो अगर आपको एसी में फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो आप साइक्लो कन्वर्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगेन अगर आपको एसी टू एसी कन्वर्जन करना है तो ट्रांसफार्मर्स या साइक्लो कन्वर्टर्स नहीं है तो आप एटेन्यूएटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे बोला, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन नॉर्मली बोलते हैं। रेक्टिफिकेशन मीन्स एक्चुअल एसी टू डीसी कन्वर्जन। और एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए जो हमें डिवाइसेस लगते हैं जो रेक्टिफिकेशन करते हैं, उनको रेक्टिफायर्स बोलते हैं। और ये रेक्टिफायर्स बनाने में जो मेन किरदार जो डिवाइसेस अदा करते हैं वो डायोड्स हैं। सो वी यूज डायोड, मेनली डायोड्स फॉर रेक्टिफिकेशन। ओके, उसके बाद हमारा रह गया डीसी टू एसी कन्वर्जन, यानी कि आपके पास सोर्स डीसी है लेकिन लोड आपके पास एसी है। सो यू नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम डीसी टू एसी। उसको हम बोलते हैं नॉर्मल इस्तेमाल में इन्वर्जन। सो इन्वर्टर, आपके पास इन्वर्टर्स होते हैं घर पे, तो जब पावर चला जाता है तो बैटरी से आपके पास इन्वर्ट होके आपका डीसी जो है वो एसी बनाया जाता है और आप नॉर्मल एसी लोड लगा सकते हैं। सो इन्वर्जन, सो द डिवाइसेस आर इन्वर्टर्स। इसी तरीके से आपके पास डीसी डीसी, एक साइड से भी डीसी दूसरी साइड से भी डीसी। सो इफ यू कन्वर्ट फ्रॉम डीसी टू डीसी, सो यू नॉर्मली यूज डीसी डीसी कन्वर्टर्स, जिसमें आपके पास आते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स, या बक कन्वर्टर्स, या बूस्ट कन्वर्टर्स। डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट हिसाब किताब है। तो आपको ज़्यादा ये आगे जब कि आप पढ़ोगे तो उस वक्त अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल आपको याद रखने के लिए है कि कौन सी चीज़ करने के लिए क्या चीज़ होती है। सो इसमें जो मैक्सिमम इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम जो कन्वर्जन आपके पास पावर सप्लाईज में होता है वो है एसी टू डीसी कन्वर्जन वाला ये। और इनफैक्ट जो सिलेबस है वो भी ओवरऑल इसी के इर्द गिर्द घूमता है। सो एसी टू डीसी कन्वर्जन, दैट मीन्स रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर्स, डायोड्स एंड अदर थिंग्स। क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमली सोर्स होता है वो मेन्स है, जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल है। यहाँ पे एक चीज़ बोलना ज़रूरी है कि जो आपके पास सोर्स एसी है, यानी कि जिसको हमने इससे पहले प्राइमरी बोला कि मेन्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चरल है। सो 99% ऑफ द टाइम्स आपके पास ये मेन्स रहता है एज सोर्स। उसके बाद जब मेन्स चला जाता है तो जो डीसी इस्तेमाल होता है ये नॉर्मली हम एज बैकअप रखते हैं। मीन्स बैकअप जो हमारे पास वो प्राइमरी नहीं है, हमारे पास प्राइमरी सोर्स नहीं है। तो मैंने अभी बोला था डीसी में हमारे पास प्राइमरी है बैटरी, वो यूज बैटरीज, मगर ओवरऑल जो एज अ सोर्स है, सो प्राइमरी सोर्स हमारे पास मेन्स है। उसके बाद एज अ बैकअप सिस्टम हमारे पास डीसी रहता है, दैट मीन्स बैटरीज। तो हमारे पास जो मैक्सिमम कन्वर्जन वो होते हैं फ्रॉम एसी टू डीसी। अब बोलोगे वाई एसी टू डीसी, वाई नॉट एसी टू एसी। एसी टू डीसी इसलिए क्योंकि जो हमारे पास मैक्सिमम लोड्स होते हैं वो डीसी है। सो मैक्सिमम लोड्स जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं वो डीसी वाले होते हैं।
और मैक्सिमम टाइम में जो हमारे पास सोर्स है वो एसी है, तो इसका मतलब ये हुआ जो मैक्सिमम कन्वर्जन हमारे पास होता है दैट इज एसी टू डीसी कन्वर्जन, सो दैट इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का इस्तेमाल हम करते हैं एसी डीसी कन्वर्जन में। तो इसका मतलब ये खुद ही हो गया कि जो पावर सप्लाईज हमारे पास है, रेगुलेटेड पावर सप्लाईज, उनका जो बेसिक पार्ट होगा वो यही होगा, एसी टू डीसी कन्वर्जन। ओके, तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई में जो हमने अभी तक देखा, तो हमारे पास पावर सोर्स है जो मेनली एसी है, और जो हमारे पास लोड है वो मेनली डीसी है। तो प्राइमरीली जो हम क्या करेंगे काम, जो इसमें पार्ट आता है, जो हमारे पास जनरल ब्लॉक डायग्राम होगी, तो पावर सोर्स में हमारे पास क्या होगा, तो हमें होगा एसी टू डीसी कन्वर्जन, बिकॉज लोड मेनली डीसी है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आप अगर जो मेन एसी होगा दैट विल बी 220 वोल्ट्स, और लेट अस सपोज जो हमारे पास लोड है जो मेनली डीसी है, ये कोई छोटी वोल्टेज है 5 वोल्ट्स, वो भी डीसी। सो डायरेक्टली कन्वर्ट करना फ्रॉम मेनली 220 वोल्ट एसी टू 5 वोल्ट्स डीसी, ये एक ही स्टेप में नहीं होता है, इट इज़ इन मेनी स्टेप्स। जो सबसे पहला पार्ट इसका रहता है वो होता है एसी टू एसी कन्वर्जन। तो हम पहले क्या करते हैं, जो हाई एसी है 220 वोल्ट का एसी, इसको पहले लोअर एसी पे लाते हैं, जैसे टू 22 वोल्ट्स ओनली, ताकि जो फिर आगे कन्वर्जन हो वो ईज हो जाए। तो इसका मतलब जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है एसी टू एसी कन्वर्जन इन इटसेल्फ। इनफैक्ट एसी टू एसी को का क्या, वोल्टेज कन्वर्जन, वो भी कौन सा, अप डाउन कन्वर्जन, यानी हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं इसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। सो सपोज 220 वोल्ट है, वो अब गिर के कितना पहुंचे यहाँ पे 22 वोल्ट, लेकिन ये अभी भी एसी है, कदर ने एसी टू एसी कन्वर्जन किया। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं जो हमने बोला एसी टू डीसी कन्वर्जन, जिसका हमने नाम दिया था रेक्टिफिकेशन। उस एसी टू डीसी कन्वर्जन के बाद हमारे पास दो और चीज़ें रहते हैं, एक होता है फिल्टरिंग, और एक होता है रेगुलेशन। और उसके बाद ये लोड में चला जाता है। फिल्टरिंग क्या होता है, क्योंकि हमें एसी टू डीसी कन्वर्जन करना है फ्रॉम योर BW, आपने देखा होगा कि एसी जो होता है वो अल्टरनेटिंग होता है, दैट गोज अप एंड डाउन। और जो आपका डीसी है उसमें आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कंटिन्यूसली एक ही साइड में रहती है, सो देयर इज नो अप एंड डाउन्स। सो अब आप जब एसी टू डीसी कन्वर्जन करते हो, आपका मोटिव ये होता है कि योर कन्वर्जन मस्ट बी 100%, दैट मीन्स द आउटपुट डीसी मस्ट बी फुल्ली 100% डीसी। लेकिन आपके पास जो तरीके हैं, जो आपका एसी टू डीसी कन्वर्जन का तरीका जो रेक्टिफिकेशन है, वो फुल एफिशिएंट नहीं होते। तो उसका जो आउटपुट आता है डीसी में, वो खाली डीसी नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा एसी कंपोनेंट भी होता है, और उस एसी कंपोनेंट को हम नॉर्मली रिपल बोलते हैं। और वो जो रिपल है, हमारी हद इम्कान कोशिश होती है कि जो ये रिपल है इसको कम से कम रखा जाए, जितना रिपल कम होगा उतना हमारा डिज़ाइन जो है वो सही है। तो वो काम हमारा जो होता है प्योर डीसी, तो हम यहाँ पे बोलते हैं हमारे पास जो यहाँ से डीसी नॉर्मली जो होता है वो आप पढ़ेंगे, तो हमारे पास जो हमें मिलता है नॉर्मली कार्ड पल्सेटिंग डीसी में डीसी है, लेकिन पल्सेटिंग है, इसमें ऊबड़ खाबड़ता है, ऊपर नीचे होता है इसमें। और उसके बाद जो हमारा आउटपुट जो आना चाहिए दैट मस्ट बी प्योर डीसी। प्योर डीसी मीन्स कांस्टेंट डीसी, जिसका वैल्यू चेंज ना हो, जिसमें कोई रिपल ना हो। उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फिल्टरिंग का। तो वी फिल्टर आउट एसी फ्रॉम दिस मिक्स्ड सिग्नल सो दैट वी गेट प्योर डीसी। और उसके बाद हमारा आता है रेगुलेशन। जो रेगुलेशन है आप याद रखेंगे दो तरीके के होते हैं, एक होता है लाइन रेगुलेशन, दूसरा होता है लोड रेगुलेशन,
क्योंकि जब हम पावर सप्लाई बनाते हैं तो पावर सप्लाई में पहले ही बोला ये एक इंटरफेस है, तो इसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज देना और एक पर्टिकुलर करंट देना, या इसकी करंट कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए ताकि ये अपनी करंट दे सके। उसके साथ साथ जो पावर सप्लाई है इसमें होना चाहिए लोड और लाइन रेगुलेशन का भी सिस्टम। सो पावर सप्लाई जो अब है इसमें आपके पास दो साइड्स हैं। ये वाला जो साइड है इसको हम बोलते हैं लाइन साइड, है ना, यहाँ से आपकी लाइन है, यानी कि जहाँ से आपका सोर्स साइड, जहाँ से आपका सोर्स है। और ये वाला साइड है, ये हो गया आपके पास लोड साइड। सो ये लोड और लाइन रेगुलेशन जो इसमें क्या होता है, तो मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये आपके पास पावर सप्लाई है, यहाँ से लोड है, यहाँ से सोर्स है। तो ये हो गई लाइन और लोड। अब हम सबसे पहले देखते हैं लोड रेगुलेशन क्या। तो पावर सप्लाई के दो साइड्स हैं। सो पावर सप्लाई को इस तरीके से बनाया गया था कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज जो है वो इसको प्रोवाइड कर सके। तो लोड जो है वो हमेशा चाहता है कि पावर सप्लाई से आप इसको एक्स वोल्ट्स दें। फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट जो एक मोबाइल चार्जर को चाहिए, सो 5 वोल्ट्स को देना ही देना है इसको। 5 वोल्ट से बिल्कुल एक आशारे भी ऊपर या कम नहीं हो सकता है। और इसी तरीके से आप जब कहाँ से लेते हैं, सोर्स से लेते हैं, लाइन से लेते हैं, तो आपके पास एक कुछ रेंज होता है। जैसे आप बोल सकते हो 200 वोल्ट से लेकर अगर मुझे 220 वोल्ट तक मिलेगा तो मैं आउटपुट पे यहाँ पे 5 वोल्ट दे सकूँगा, इफ इट इज़ AC सोर्स। अब लोड रेगुलेशन क्या होता है? लोड रेगुलेशन ये होता है कि अगर आपके पास लोड में चेंज आ गई, लोड में चेंज आने का मतलब होता है नॉर्मली इसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो गई। क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस अगर डाउन हो गई तो ये ज़्यादा करंट यहाँ से खींचेगा, सो करंट विल गो अप। अगर आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो आपके पास जो करंट है वो डाउन हो जाएगा। तो अगर आप इसी लोड में कोई चेंज लाते हैं तो लोड्स में चेंज होने से ये जो आपके पास वोल्टेज है इस पर असर नहीं आना चाहिए, ये बराबर 5 वोल्ट्स रहना चाहिए, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। अगर आपके पास एक एक्टिव सिस्टम नहीं होगा, स्मार्ट सिस्टम नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास क्या होता है, आपके पास ओम्स लॉ चलता है। तो अगर आप आर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से अगर करंट चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली वोल्टेज का चेंज होना ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे पास लोड रेगुलेशन है वो क्या बोलता है, हाँ आपके पास करंट्स चेंज हो जाए लेकिन आपके पास वोल्टेज पे असर नहीं पड़ना चाहिए, वो आपके पास परफेक्टली कॉन्स्टेंट रहना चाहिए जो आपका है, वो हो गया लोड रेगुलेशन। सेम वे लाइन रेगुलेशन हो गया। अगेन आप चाहते हो आपका आउटपुट 5 वोल्ट हो या परफेक्टली, ठीक है, लेकिन जब आपके पास इनपुट्स पे चेंज है, जैसे मैंने भी बोला 200 वोल्ट हो या 220 वोल्ट हो या 250 वोल्ट इनपुट पे आ जाए, सो अगर आपके पास ऊपर नीचे चला जाए इनपुट, अगेन आपका जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट ही रहना चाहिए, जिसका लाइन रेगुलेशन। तो ये लाइन रेगुलेशन और जो लोड रेगुलेशन इन दोनों का ख्याल रखना पड़ता है, तो वो आपके रेगुलेशन में आता है और लास्ट में आपका लोड आता है। तो ये आपके पास है जनरली एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई जिसको हम बोलते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह यहाँ इस पर्टिकुलर चीज़ में देखेंगे, मेक करेंगे। अगर कॉलेज स्कूल गए तो बिल्कुल हम असली में इसको मेक करेंगे, और अगर नहीं तो हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको बनाएंगे। ओके, नो नेक्स्ट हम आते हैं जो ग्रीन टेक्नोलॉजी हमारे पास है, दूसरा जो हमने लिया था जिसको हमने डिज़ाइन करना है, तो उसमें हमने देखा था सोलर पावर सिस्टम। हम सोलर पावर सिस्टम को क्यों ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्यों नज़दीक है, क्योंकि जो आपके पास एक्चुअली सोलर पैनल जो इसमें मेन पार्ट होता है वो भी एक्चुअली एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, वो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। इनफैक्ट वो इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि उसके बाद उसमें बहुत सारे जो पैरामीटर्स डिस्क्राइब करने होते हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन अगेन इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो सोलर पावर सिस्टम में हमारा ग्रीन क्यों है, क्योंकि आपके पास इसमें कोई आउटपुट्स ऐसे नहीं है जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे। तो इसका जो आउटपुट है वो खाली AC करंट है, DC और AC। सो देर आर नो बाई प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी हमारे एनवायरनमेंट, तो दैट्स वाई इट कम्स अंडर ग्रीन कैटेगरी। तो जो सोलर पावर सिस्टम हमारे पास हैं, इसमें जो आजकल
जो हमारे पास एक मिनिस्ट्री भी है जो सोलर पावर को कैटर करती है। तो चाहा जाता है कि सब जगह पे सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाए हमारे आउटपुट्स के लिए, बिकॉज इट इज़ ग्रीन। तो इसमें जो बेसिक हमारे पास सोलर पावर में आजकल जो मॉड्यूल्स होते हैं, तो सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो होती है सोलर पैनल। ये जो सोलर पैनल होती है ये एक्चुअली एक सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन से ही बनती है, और इनफैक्ट ये भी एक पीएन जंक्शन ही होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि जब भी इस पर लाइट पड़ती है, जो कि ऑब्वियसली फोटॉन्स है, तो हमें क्या निकलता है, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी एज आउटपुट, वी गेट डीसी वोल्टेज, हमें इलेक्ट्रिकल करंट मिलती है। उस इलेक्ट्रिकल करंट का हम इस्तेमाल करते हैं अपने जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मसला ये होता है जो हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं इनकी एफिशिएंसी अगेन ज़्यादा नहीं होती है। सो जितना इनमें सोलर पावर ऊपर आता है उसको फुली कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं ताकि आप अपने प्रोडक्ट को चला सकें। जैसे आपके पास यहाँ पे टीवी है, आप सोलर पैनल पर डायरेक्टली टीवी को चलाना चाहेंगे लेकिन मुश्किल होगा, उसके लिए आपको बहुत सारे सोलर पैनल्स लगेंगे, तो वो बहुत सारा एरिया कवर करेंगे। तो होता क्या है, तो एक सोलर पावर सिस्टम होता है, तो उस सोलर पैनल से लेकर आपके टीवी तक बीच में कुछ और चीज़ें आती हैं। एक चीज़ उसमें होती है जिसको हम बोलते हैं चार्ज कंट्रोलर। उस चार्ज कंट्रोलर के बाद हमारे पास स्टोरेज होती है जो मोस्टली होती है इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज। चूँकि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो चलते हैं एसी पे, सो वी नीड द थिंग कॉल्ड इन्वर्टर। सो सोलर पैनल जो आउटपुट देता है दैट इज़ फेड टू charge controller. Charge controller gives output of batteries to inverter and inverter to your loads, that is TV. तो इसका मतलब इतना आसान नहीं है डायरेक्टली आपका टीवी चलेगा, सो यू नीड मेनी थिंग्स। तो इन सब को डिज़ाइन करें, इन सब को देखना, वो सोलर पावर सिस्टम का ओवरऑल आपका है बनता है। एक्चुअली जब सोलर पैनल जो आपके पास है जो आउटपुट देता है, हम इसके पैरामीटर्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट BI। तो हमेशा ये चाहा जाता है कि जो आपके पास सोलर पैनल से आउटपुट निकलेगा, द आउटपुट शुड बी मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर पे। हमेशा आउटपुट काम करना चाहिए मैक्सिमम पावर पे ओबियसली, ताकि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो इसमें एक पॉइंट होता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट जहाँ पे हम बोलते हैं कि मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करेगा टू द लोड सिस्टम, उसको हम बोलते हैं MPT, मैक्सिमम पावर पॉइंट, MPP। अब उस मैक्सिमम पावर पॉइंट पे काम कराना सोलर पैनल को, यानी कि वो वोल्टेज सिलेक्ट करना और वो करंट सिलेक्ट करना और उस पर आगे भेज देना और फिर बाकी काम करना जो है, उसके लिए आजकल इस्तेमाल होता है थिंग कॉल्ड MPPT, दैट मीन्स मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। और ये जो MPPT होता है ये बहुत ही स्मार्ट चीज़ है। सो कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करना पड़ता है वोल्टेज, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है करंट, हाउ दे आर चेंजिंग, उनका मैक्सिमम वैल्यू कब, उनका प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है, वो सब चेक करना पड़ता है। सो ये नॉर्मली करता है कंट्रोलर, एक प्रोसेसर करता है। इतना ही नहीं, जो आपके पास वो वोल्टेज और करंट्स वो डिफरेंट तरीके के आएंगे, लेकिन जो आपके पास जो हम बैटरीज हैं, बैटरी जो है वो उसका जो चार्जिंग वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 13.7 वोल्ट आपको देना है उसको चार्ज करने के लिए। सो आउटपुट साइड से आपको 13.7 वोल्ट बराबर प्रोवाइड करना है, लेकिन यहाँ से आपको डिफरेंट वोल्टेज और करंट्स पे कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना और चेंज करना है। और उसके लिए जो ये स्मार्ट डिवाइस होता है बीच में, उसको हम बोलते हैं चार्ज कंट्रोलर, ये वही काम करता है। So solar panel के बाद charge controller and then after charge controller gives its output in the form of charging voltage of the battery। अब चूँकि बैटरी DC है जैसे हमने इसे पहले भी पढ़ा, लेकिन हमारे पास जो लोड है वो AC है। सो व्हाट डू यू नीड, DC to AC कन्वर्टर। तो वो हमारा काम कौन करता है, इन्वर्टर। उसके बाद इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो आपके पास जाता है आपके लोड को, जो TV है। ठीक है, तो आपके पास इसमें जो आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डिज़ाइन में, डिज़ाइन वाला पार्ट,
वो कहाँ पे बेसिकली आएगा, वो खुद आएगा सोलर पैनल पे, क्योंकि मैंने अभी बोला सोलर पैनल जो वो एक्चुअली एक पीएन जंक्शन, इससे रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है वो आ जाएगा डिज़ाइन में। हम इसको भी थोड़ा टच कर सकते हैं कि मैक्सिमम पावर पॉइंट होता क्या है, कहाँ पे आ जाता है। इतना ही नहीं, जो हमारे पास सोलर पैनल होता है, ये सोलर पैनल एक ही पैनल है, हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि असल में इसमें एक ही सोलर सेल नहीं होती है। जो सोलर पैनल है ये बहुत सारे सोलर सेल से बनी हुई होती है। और वो जो सोलर सेल्स हैं वो कैसे हमने बनाए हुए होते हैं, वो हमने कैसे कनेक्ट किए होते हैं, वो सीरीज में कनेक्ट किए होते हैं या पैरेलल्स में कनेक्ट करे होते हैं। और फिर उस सोलर पैनल में अगर कहीं पे शेडिंग होगा तो उस शेडिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वहाँ पे भी हम डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारा हम देखेंगे जब हम डिज़ाइन करेंगे एक सोलर पावर सिस्टम को। इतना ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए आपके पास हमेशा ये भी होता है कि जो सोलर पैनल आपके पास होती है, ये भी देखा जाता है कि ये मैक्सिमम आउटपुट आपको तब देता है जब आपके पास जो लाइट रेज हैं वो आपको परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करते हैं आपके इस पे। इतना ही नहीं, आपके पास जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए सोलर का। इतना ही नहीं, आपके पास जो इसमें ऊपर ट्रांसपेरेंसी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें अगर गर्दा आएगा या फॉर स्नो आएगा या कुछ आएगा, उसकी वजह से भी चेंजेस आती हैं, तो उन चीज़ को भी देखना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसमें फिजिकल ट्रैकिंग भी होती है, ताकि जो आपका सोलर पैनल है वो हमेशा किसकी ओर फेस करे, जिधर की ओर आपका सन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सन यहाँ से गया तो सोलर पैनल इधर की ओर जाना चाहिए, क्योंकि सन एक जगह तो रहेगा नहीं। अब सन इधर से गया तो आपकी जो सोलर पैनल है वो इधर की ओर आनी चाहिए, ताकि आपकी लाइट जो है हमेशा परपेंडिकुलर, यानी कि आप इस फिजिकल ट्रैकिंग की वजह से भी आप अपना एफिशिएंसी है सोलर पैनल का वो बढ़ा सकते हैं। और वो काम भी कहाँ पे होता है, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिस्टर्स का, डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप ये काम भी कर सकें। इसीलिए जो ये आपके पास ग्रीन टेक्नोलॉजी है सोलर पावर सिस्टम, इसका भी हम साथ साथ में यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि। और ये चूंकि ये हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट है, इसमें कंटिन्यूस रिसर्च है, इसमें कंटिन्यूस ये जो आपकी इसमें एफिशिएंसी है वो बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं हम। सो ये भी एक अच्छा टॉपिक है एज ए गोल सेट करने के लिए कि आप एक सोलर पावर सिस्टम को एटलीस्ट डिज़ाइन कर सको फ्रॉम द थिंग्स दैट वी रीड, जो हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर से। तो उन सब जब भी हम कुछ पढ़ेंगे तो आपके दिमाग के पीछे कंटिन्यूसली चलना चाहिए कि ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जंक्शन पढ़ रहे हैं, पीएन जंक्शन पढ़ रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे हैं, कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद डायोड्स पढ़ रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स पढ़ रहे हैं, ये हमारे गोल में कहाँ तक आ गए, हम क्या कर सकते हैं इनका इस्तेमाल हमारे गोल को सेट करने के लिए। तो ये है सोलर पावर सिस्टम हमारे पास। अब हम आ जाते हैं इनसाइट पे, जो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, दैट इज मोबाइल फोन, दैट एनाटॉमी ऑफ ए मोबाइल फोन। तो जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है ये कैसे काम करता है, क्योंकि हम सब इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन को, और हम सब के दिमाग में घूम रहा होगा ये इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पाता है। तो एक छोटा सा डिवाइस, एक मोबाइल फ़ोन जो हमारे पास है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई आधा सेंटीमीटर भी नहीं होता है, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें कैसे समा पाती हैं। तो इतने सा जो टीवी हमारे पास है, कैलकुलेटर से लेकर, रेडियो से लेकर, टेप रिकॉर्डर से लेकर, कैमरा से लेकर, डीएसएलआर तक सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हाउ डज इट वर्क, तो ये सारा जो आपके पास है ये हम इस एनाटॉमी में देखेंगे साथ में चलते चलते। और लेकिन इसमें का जो बेसिक पार्ट है, आज का हम स्मार्टफोन नहीं लेते जिसके लिए असल में इसको बनाया गया था मोबाइल फ़ोन को, तो उसमें जो हमारे पास सबसे बेसिक पार्ट है वो है जो इसका बेसिक, जिसके लिए असल में मोबाइल फ़ोन आ गए थे, दैट इज़ कम्युनिकेशन, वॉइस कम्युनिकेशन। यानी वॉइस कम्युनिकेशन कैसे कर लेता है। तो जो मोबाइल फ़ोन आपके पास है इसका बेसिक काम क्या है, बेसिक काम है मैं बोल रहा हूँ, तो कहाँ पे बोलता हूँ, जब भी आप कॉल करते हैं तो कहाँ पे बोलते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मोबाइल फ़ोन के नीचे आपके पास दो छोटे छोटे छेद हैं, है ना।
तो पहले जो पहले पहले मोबाइल फ़ोन होते थे उसमें एक ही होता था, यहाँ पे एक ही माइक्रोफोन होता था। आजकल तो बहुत सारे होते हैं, आप देखो इसमें एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक इसके पीछे है यहाँ पे, और कई एक तो यहाँ से भी है। तो ये जो बाकी आपके पास माइक्रोफोन्स है, ये दो चीज़ों के लिए लगते हैं। एक होता है आपके पास नॉइज़ कैंसिलेशन, यानी कि जब आप बात कर रहे हैं तो जो आपके पास बैकग्राउंड नॉइज़ है वो कैंसिल की जाती है ताकि आप ही की बात आगे पहुंचे अच्छे तरीके से। और दूसरा होता है आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए, अगर आप मीटिंग रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि आपकी खाली आवाज़ आनी चाहिए, कैसी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी डिफरेंट माइक्रोफोन्स लगे हुए होते हैं। तो जो भी हम सिंपली बोलते हैं तो वो हमेशा किस में चला जाता है, वो आपके माइक्रोफोन में चला जाता है, तो आप माइक्रोफोन में बोलते हैं। अच्छा, अब ये मोबाइल फ़ोन है, एक डिवाइस है, कुछ आपके पास कुछ भी नहीं है इसको लगा के, तो सब कुछ जो चला जाता है वो वायरलेसली चला जाता है। और एटलीस्ट आपको पता होगा जो वायरलेसली आपके पास चीज़ जाती है, इट गोज थ्रू एन एंटेना। तो एटलीस्ट ये दो चीज़ें पता होगी कि इट मस्ट बी हैविंग एन एंटेना एंड इट हैज़ अ माइक्रोफोन। अब नॉर्मली क्या हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इस माइक्रोफोन को इस एंटेना के साथ, कि जो हम बोलेंगे इसको ये कवर करेगा, और ये जो आपके पास एंटेना है ये डायरेक्टली टॉक करता है आपके किस चीज़ के साथ, आपके BTS के साथ, के टावर के साथ। जो आपके पास टावर होता है, टावर पे लगी हुई होती है, वहाँ पे भी एंटेनाज होती हैं, तो ये कनेक्शन बनता है उसके साथ। इनफैक्ट टावर के नीचे असल में आपके पास BTS होता है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। तो उसके बाद ये BTS बाकी बाकी टावर्स के थ्रू लास्ट पे जाता है आपके मोबाइल स्विचिंग सेंटर में, MSC में, और वहाँ से कॉल रूट होके दूसरी जगह पे जाती है जिसके